तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक और नई वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मलता के बारे में, यानी नॉर्मेलिटी। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ भी न्यूमेरिकल आपको मिल जाता है। तो इसमें हम किस प्रकार से क्या चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। मैं आपको मोलरता, मोमलता और ये चीज़ें आपको बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, तो इस वीडियो में हम नॉर्मलता के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। तो ध्यान दीजिए, पहला ही है कि सबसे पहले इसकी परिभाषा यानी इसकी डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला बनेगा और उस फॉर्मूले से आप इसके न्यूमेरिकल लगाओगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि कोई 1 लीटर का बिलियन होगा, यानी 1 लीटर बिलियन के विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्या? ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस बिलियन की क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, यानी कि किसी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस जो बिलियन होगा उसकी नॉर्मलता कहलाती है। इसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसका जो फार्मूला होगा, नॉर्मलता का जो फार्मूला होगा वो विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और बटे बिलियन का आयतन लीटर में। अगर मिलीलीटर में करेंगे तो गुणा 1000 करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तुल्यांकों की संख्या हम किस प्रकार से निकालते हैं। ये बात ध्यान रखना, इसको बहुत ज़रूरी है समझना। तो ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या, जो ये शब्द आया है यहाँ पर, ये इसके बारे में बहुत जानना जरूरी है कि ये होता क्या है। तो देखिए, तुल्यांक की संख्या निकालने के लिए आपको कुछ नहीं होगा, जो आपको विलेय पदार्थ का भार, जो आपको देखिए अब जब भी आपसे कोई भी न्यूमेरिकल पूछेगा तो उसमें आपको भार आपको दे रखा होगा वहाँ पे, तो बस वहीं पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि विलेय पदार्थ का भार दे रखा होगा, विलेय पदार्थ का भार, और आपको क्या करना होगा? तुल्यांकी भार अभी मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। हालांकि तुल्यांकी भार क्या होता है? उसका आणविक भार होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यानी तुल्यांक की संख्या क्या होती है? देखिए, तुल्यांक की संख्या आपको निकालनी होगी तो आपको विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय के ग्राम तुल्यांक, मतलब तुल्यांकी भार, उसका आपको रखना होगा, जिसके बाद आपको तुल्यांक की संख्या मिल जाएगी। ये देखिए, ग्राम तुल्यांकों की संख्या आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इसका फार्मूला जो होता है दोस्तों नॉर्मलता का, वो ये होता है, यानी कि कैपिटल N बराबर W/E/B। बी जहाँ पे आपका आयतन होता है, ई विलेय पदार्थ का भार होता है, और W उसमें क्या होता है? तुल्यांकी भार होता है। तुल्यांकी भार यानी आणविक भार, अभी देखिए इसको बताएंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि भिन्न पदार्थों के हम तुल्यांकी भार निकालते कैसे हैं। अब ये तुल्यांकी भार बार बार आ रहा है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं? तो देखिए, ये हर चीज़ का अलग होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये 3 होते हैं। एक तो होता है आपका अम्ल, दूसरा होता है आपका क्षार, और तीसरा क्या होता है आपका? लवण। ये तीनों चीज़ें आप आई होप कि बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखे होंगे। तो तीनों के जो ग्राम तुल्यांकी हैं उनकी अलग अलग बात होती है। तीनों के तुल्यांकी भार अलग अलग प्रकार से निकालते हैं। जैसे अम्लों की बात करें कि अम्लों का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। अम्लों का तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपको क्या करना है? अम्लों का मोलर द्रव्यमान बटे अम्लों की क्षारकता। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात ये है कि जो अम्लों का मोलर द्रव्यमान होता है, तो यानी कि मान लीजिए जैसे मैंने क्या लिया, यहाँ पे समझ लीजिए, अम्लों के मोलर द्रव्यमान की बात हो रही है। तो अम्लों के मोलर द्रव्यमान, मैंने बोला अम्लों का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अम्लों का मोलर द्रव्यमान, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो मोलर द्रव्यमान होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं इसको। जब इसको आणविक द्रव्यमान कहा जाता है और बात कर रहे हैं अम्लों के आणविक द्रव्यमान की, तो मान लीजिए मैं कोई अम्ल ले लेता हूं, यानी HCl, चलो मैंने ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl ले लिया। अब मुझे इसका तुल्यांकी भार पता करना है। क्या पता करना है? तुल्यांकी भार। इसका मुझे क्या पता करना है? HCl का तुल्यांकी भार बताओ। तो भाई HCl का तुल्यांकी भार जब मुझे पता करना है, तो मुझे इसमें सबसे पहले क्या देखना होगा? सबसे पहले मुझे इसमें देखना होगा कि भैया इसका मुझे आपको सबसे पहले क्या करना होगा? इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना होगा। यानी हाइड्रोजन का 1, C कार्बन है आपका, कार्बन का 12 होता है। ठीक है, और ये क्या है? HCl। ठीक है, ये कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ पे इतना यानी 12। ठीक है, अब ये जो आ गया, ये 12, ये क्या हो गया? इसका आणविक द्रव्यमान हो गया। अब ये आणविक द्रव्यमान जो इसका आया है, इसके बटे क्या होता है?
अम्ल की क्षारकता यानी बटे वन। अब वन यानी कि ये जो इसका तुल्यांकी भार आएगा वो दोस्तों 12 आएगा। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लो, एक चीज और समझ लो, यहाँ पे है अम्लों की क्षारकता। अम्लों की क्षारकता का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अम्ल को जब हम जल में घोलते हैं तो वो कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो मान लीजिए कोई भी अम्ल है A to Z, उसमें जो वो H आयन की संख्या होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, अम्ल की क्षारकता कहलाती है। ऐसे ही क्षारों की अम्लता होती है कि जब क्षारों के तुल्यांकी भार की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, क्षारों की अम्लता होगी। अम्लता का मतलब जितने क्षार में OH- आयन होंगे उतने आपको लिखने होंगे, वही उसको आपको बटे में लिखना है। अगर एक है तो एक लिखोगे, दो है तो दो लिखोगे। ठीक है, चलिए। तो अम्लों का मोलर द्रव्यमान की हम बात करते हैं। अम्लों का हम तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, अम्लों का मोलर द्रव्यमान बटे अम्लों की क्षारकता। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि भैया क्षारों की किस प्रकार से निकालते हैं। तो क्षारों के लिए देखिए मैंने आपको बताया कि क्षारों का मोलर द्रव्यमान बटे क्षारों की अम्लता। क्षारों की अम्लता का मतलब होता है जैसे NaOH ये है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षार है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसके बारे में। अब इसका मैंने सबसे पहले मोलर द्रव्यमान जो होता है वो आपका आणविक द्रव्यमान होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। यानी सोडियम ये 23 हो गया क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन इसका प्लस करके 16 और प्लस 1, इसको जोड़ो, 3 और 1 4। ठीक है, 4 और ये क्या हो गया, 24 हो गया। 24 और 10 आपका 36, यानी ये क्या हो गया, 24 10 आपका 34 हो गया। ठीक है, 34 और यहाँ पे 6 डालोगे तो ये 40 हो गया आपका, यानी ये 40 आया है आपका। ठीक है, ये जुड़ के पूरा कितना आया, 40 आया। अब ये NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, मोलर द्रव्यमान है और आणविक द्रव्यमान है कितना है, 40 है। अब ये तो हमें मिल गया इसका आणविक द्रव्यमान, हमें निकालना है तुल्यांकी भार क्षारों का। तो क्षार का जब तुल्यांकी भार, अब NaOH का तुल्यांकी भार निकालना है तो इसके बटे में क्या करो, इसकी अम्लता, क्षार की अम्लता। क्षार की अम्लता क्या होती है, उसमें उपस्थित OH- आयन। अब OH- आयन कितने हैं भैया जरा बताओ देख के। तो यहाँ पे आप बोलोगे ये तो कितने हैं, एक ही दिखाई दे रहा है ना, Na+ और प्लस OH-, ये है ना, तो ये एक है। जब ये एक है तो 40 बटे क्षारों की अम्लता बटे 1 लगा दो, तो ये कितना आ गया आपका, कांटे का निशान मार दिया है लेकिन भैया वो 40 ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इसकी क्षारों का तुल्यांकी भार, यानी NaOH का तुल्यांकी भार कितना होगा, 40 होगा। उसके बाद हम बात करते हैं लवणों का। लवण देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, लवणों पे हमेशा क्या होता है, आवेश होता है। ठीक है, इन पर आवेश होता है। कैसे, आवेश आप अच्छी तरीके से जानते हैं, दो प्रकार का होता है, धनावेश तथा ऋणावेश। तो लवणों का तुल्यांकी भार किस प्रकार से निकालते हैं, लवणों का तुल्यांकी भार निकालते हैं, लवणों का मोलर द्रव्यमान लगा देंगे और आपका क्या लगा देंगे भैया, और नीचे उसका आवेश का जो भी उस पर आवेश होगा, यानी जो भी होगा 2- अगर ऋणावेश है तो माइनस होगा। जैसे मान लीजिए NaCl ये है, अब NaCl है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो लवण है। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है, Na+Cl-, अब ये आवेश 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 हो गया ना, ये प्लस आवेश हो गया, ये माइनस आवेश हो गया। जो भी आवेश है वो यहाँ पे रख दो। ठीक है, प्लस प्लस आवेश भी एक है और वो भी एक है, तो ये 2 हो गया। और NaCl का ये क्या करो, इनकी इनकी यहाँ पे इसका क्या करोगे, NaCl का मोलर द्रव्यमान कैसे करके निकालोगे, इसका आणविक द्रव्यमान निकाल लो, ये 23 और प्लस 35.5। ठीक है, ये आ जाएगा इसका मोलर द्रव्यमान। अब ये मोलर द्रव्यमान बटे इसको 2 रख दोगे, इसका आंसर आ जाएगा, और जो कि क्या होगा, इस लवण का सोडियम क्लोराइड का तुल्यांकी भार हो जाएगा। बस इस प्रकार से आपको निकालना है। और उसके बाद बात करते हैं मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध क्या होता है दोस्तों। तो मोलरता तथा नॉर्मलता में सीधा सा संबंध होता है। नॉर्मलता जो होती है वो दोस्तों मोलरता और अम्ल की क्षारकता, अम्लता, ये सारी चीज़ें। ठीक है, मोलरता जो नॉर्मलता होती है, ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार में, नॉर्मलता जो होती है वो मोलरता तथा और जो भी विलयन होगा उसकी क्षारकता, अम्लता और संयोजकता की मतलब गुणनफल होता है उनका। ठीक है, वही उसकी क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। अब एक यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, इसको बहुत आराम से कीजिएगा। सबसे पहले इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, इसको पढ़ते ही आपके दिमाग में बन जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। 1 बिलियन है, ठीक है, 1 बिलियन है, जिसमें 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH में 500 मिलीलीटर यानी कि मिलीलीटर जल में घोला जाता है। तो इसकी नॉर्मलता बताएं। ये एक बात बताओ, ये क्या है, 40 ग्राम NaOH। आप बोलोगे ये है हमारे लिए तुल्यांकी भार, इसको तुल्यांकी भार मानो W।
इसको W मानो, या आप इसे बिले भी कह सकती हो क्योंकि भैया इसकी मात्रा कम है इसकी ज़्यादा है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिलियन, पूरा बिलियन होगा, ये पूरा बिलियन होगा क्योंकि 500 मिलीलीटर जल में घोला जाता है। तो ये क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये आपका क्या है, सीधा भार दे रखा है आपको, यानी कि ये W की वैल्यू दे रखी है आपको, सीधा दे रखा है। तुल्यांकी भार अभी हम निकालेंगे क्योंकि ये हमें छाड़ दे रखा है, तो अभी हम निकालेंगे इसका तुल्यांकी भार। लेकिन सबसे पहले ये देखो कि हमें ये किसकी वैल्यू दे रखी है, हमें ये सिंपल ग्राम में कोई भार दे रखा है, यानी विलेय पदार्थ का ये भार दे रखा है। विलेय क्या है यहाँ पे बिलियन में विलेय क्या है, ये कोई मिलीलीटर है, यानी कि ये कितना है, ये है 500 ml, यानी आधा लीटर। ठीक है, देसी शुद्ध भाषा में अगर बात करें तो ये कितना है, आधा लीटर, यानी आधे लीटर में 40 ग्राम NaOH घुला है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है। तो इसकी नॉर्मलता बतानी है, तो नॉर्मलता बताने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखो यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल हो उसमें वैल्यू फाइंड किया करो सबसे पहले। तो सबसे पहले ये वैल्यू मिली हमें, यानी कि विलेय पदार्थ का भार मिला, उसके बाद बिलियन की मात्रा मिली। तो विलेय पदार्थ का भार W बराबर 40 ग्राम हो गया, B की वैल्यू 50 ml हो गई। इसको लीटर में कन्वर्ट करो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इसको लीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है भाई, वरना कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, फिर बोलोगे भाई कैलकुलेशन हार्ड हो गई। इसको मैंने लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यार ये 500 ml है, कितना है 500 ml, और मैं जानता हूँ सीधे सीधे कि 1 लीटर में कितने होते हैं भैया, 1000 ml होते हैं, नहीं होते हैं बताओ, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो भाई 1 ml में कितने लीटर होंगे, तो आप बोलोगे 1000, बताओ भाई 1000 लीटर होंगे ना, होंगे 1/1000 लीटर। तो बस वही मैंने किया, 500 की गुणा किससे कर दी, 1/1000 लीटर से गुणा कर दी, सिंपल आंसर मेरा आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। लेकिन रुक जाओ जरा, इतनी जल्दी नहीं करते हैं, इसको काटना नहीं है। आप 500 एकम 500 दूनी आधा लीटर आ जाएगा, मुझे पता है, लेकिन वो करना नहीं है यहाँ पे, उससे कैलकुलेशन फिर हार्ड हो जाएगी, फिर आप बोलोगे कैलकुलेशन हार्ड हो गई। कैलकुलेशन को हार्ड नहीं करना है, यहाँ पे हमने बी की इतनी वैल्यू रहने देने, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे NaOH का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार निकालना मैंने आपको बताया था। सबसे पहले देखो कि विलेय है क्या विलेय हमारा, तो विलेय क्या है भैया, एक क्षार है NaOH। उसकी नॉर्मल मात्रा देखो पहले कितनी है, W की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, W की वैल्यू दे रखी है आपको 40 ग्राम। ठीक है, यानी ये विलेय पदार्थ का भार हो गया, बटे आपको क्या लिखना है, तुल्यांकी। अब इसमें देखिए मैंने तुल्यांकी भार की बात कर रहे हैं, मैंने आपको 40 ग्राम, ये तो विलेय पदार्थ का भार बता दिया। अब आप इसको बतानी है, इसमें लगानी है क्षारों की अम्लता कितनी है, यानी कि क्षार की अम्लता कितनी है, OH माइनस आयन इसमें कितनी है, 1 है, तो बटे 1 लगा दो। तो ये क्या आ जाएगा, ई इसकी कितनी आ जाएगी भैया, 40 ग्राम आ जाएगी। ये क्या हो गया, इसका तुल्यांकी भार हो गया। तो ई की वैल्यू भी मिल गई आपको। अब ये फार्मूला अप्लाई कर दो, इसके बाद ये फार्मूला अप्लाई कर दो। तो W की वैल्यू भी 40, ई की वैल्यू भी 40, और बी की वैल्यू आपकी कितनी है, 500/1000, यही तो है ना। तो सिंपल, अब इसको क्या करो, ये इतनी वैल्यू रखने के बाद, यानी कि 40/40 बटे 500/1000, ये वैल्यू आएगी इस तरीके से। अब ये भिन्न को इधर मान लीजिए ये बटे में है, इसको यहाँ पे ले जाओगे तो ये क्या होगा, गुणा में आ जाएगा, और गुणा में आ जाएगा तो ये पलट जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, मतलब पलट जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे पलट दिया है। अब ये 40 से 40 कटा, 40 से 40 कटा, ये 1000/500, यानी कि ये कितना रह गया आपका, 2 रह गया। तो ये फाइनल जो आंसर बचेगा वो आपका कितना आएगा, 2 मोल प्रति लीटर इसका आंसर हो जाएगा। अतः बिलियन की जो नॉर्मलता होगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, 2 मोल प्रति लीटर हो जाएगी। और ये इस सवाल का सॉल्व है। ठीक है, सॉल्व है, बस इतना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नॉर्मलता से जुड़ी पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हेनरी का नियम, हेनरी का नियम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।